डियर पार्टिसिपेंट, आज के सेशन में हम एमएससी की सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने मैट्रिक, एफएससी और बीएससी जो है वो कवर कर लिया, और एमएससी के हमारे मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो उनमें से आज हम पहला जो सब्जेक्ट है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पीपीएससी जिनको टच करता है, जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, वही डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो क्वेश्चन लाजमी है वो मैं वहाँ पे थोड़ा आपको स्ट्रेस भी करूँगा, ये लाजमी कर लीजिएगा। तो ज़रा अटेंटिव होकर आपने लेक्चर सुनना है। सबसे पहले यूनिट सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और कोई भी क्रिस्टल कैसे बनता है, इसी यूनिट सेल की बार बार रेपिटेशन से ही आपका क्रिस्टल बनता है। लेटस क्या चीज होती है? देखें, यूनिट सेल और लेटस दोनों में डिफरेंस ये है कि यूनिट सेल जो होता है वो आपके पास एक एक्चुअल चीज होती है, रियल चीज आपके पास होती है, और अगर उसमें से आप उसके एटम्स को उठा लें तो उसके बाद जो एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर रह जाता है वो लेटस रह जाता है। यानी आप यूं कह लें कि सिर्फ पॉइंट्स रह जाते हैं एटम्स के बगैर। तो लेटस क्या है? पॉइंट्स एट विच एटम लाइंग और यूनिट सेल विदाउट एटम्स। और ये आप कह सकते हैं इमेजिनरी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है ना यूनिट सेल। इसके बाद नेक्स्ट चीज बेसिस है। बेसिस जो है वो द एटम्स अटैच टू ईच लेटेस्ट पॉइंट, द ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू ईच लेटेस्ट पॉइंट। लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर जो एटम्स अटैच होते हैं वो बेसिस होते हैं, होते एटम ही हैं, लेकिन लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर जब वो अटैच हो जाते हैं तो उनका अपना एक स्पेसिफिक नेम पड़ जाता है, वो है बेसिस। तो यूं हम यूनिट सेल को कह सकते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है? लेटिस प्लस बेसिस। लेटिस यानी वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एटम्स को रिजाइड करवाना होता है, और बेसिस अगर वो एटम्स उसकी जगह आ जाए तो फिर जो आपका लेटिस है उसके ऊपर जब एटम्स आ जाएंगे तो फिर वही चीज जो है वो यूनिट सेल बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो सेल होता है जिसका मिनिमम वॉल्यूम होता है और उसका जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है वो ओनली 1 होता है। और उसका वॉल्यूम जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? ए क्रॉस बी डॉट सी के साथ। ये ए बी सी आपको पता है लेटेस्ट पैरामीटर होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल होता है जो कि मिनिमम वॉल्यूम कंटेन नहीं करता, और उसमें जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नॉन प्रिमिटिव सेल है और आप उसको प्रिमिटिव बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? हम एक विगनर सीड सेल ड्रॉ करते हैं, विगनर सीड यूनिट सेल। इट इज यूनिट सेल विच इज चूजन फ्रॉम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल टू मेक इट प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि आपने एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को कन्वर्ट करना होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, यानी कि आपने मिनिमम वॉल्यूम में जाना होता है और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो कंटेन करवाने वो आपने 1 करवाने हैं। तो विगनर सीड्स जो यूनिट सेल आप बना लेते हैं वो आपका एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ जो यूनिट सेल हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर उनका क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको स्पेशल इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह करना है। हर साल हर टेस्ट में इनमें से एक चीज़ लाजमी पूछी जाती है। और लास्ट टाइम तो थोड़ा उसने उल्ट भी पूछा था, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि वो उसने कैसे उल्ट क्वेश्चन कर लिया था, जो कि हम कुछ और तैयार करके जाते हैं वहाँ पे हाजिर दिमागी के साथ हमने स्टेटमेंट पढ़नी होती है। जिस तरह कल भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट का पूछा जाता है और हम फौरी करेक्ट वाले को करेक्ट करके आ जाते हैं, हालांकि इनकरेक्ट का पूछा होता है। तो इसमें देखिए जो सिंपल क्यूब है ये हमारा प्रिमिटिव होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी इसकी 52% होती है। बीसीसी जो है यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक जो है वो नॉन प्रिमिटिव है, इसके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 है और इसकी पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी 68% है। एफसीसी जो है ये भी आपका नॉन प्रिमिटिव है, इसके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 है और पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी इसकी 74% है। डायमंड की बात करें तो ये भी नॉन प्रिमिटिव है, इसके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल भी 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है और पैकिंग फ्रैक्शन इसकी या एफिशिएंसी भी 34। इसी तरह हेक्सागोनल भी नॉन प्रिमिटिव है, 6 इसके एटम पर यूनिट सेल है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 है और पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी 74% है। अब लास्ट टाइम जो है उसने एफसीसी का क्वेश्चन पूछा था कि इसकी फ्री स्पेस कितनी होती है। तो हम जो याद करके जाते हैं वो हम जाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ये ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है, 74% इसने ऑक्युपाई किया होता है, जबकि उसने फ्री स्पेस पूछी है तो फ्री स्पेस जो है वो आपने 100 में से 74 को माइनस करना था और वो आंसर आपका आता है 26%। तो बहुत ज्यादा लोगों ने 74 नंबर याद किया होता है, तो वो जैसे ही ऑप्शन में देखते हैं और बाद वो जानबूझ के रीट्रैक करने के लिए पहला ऑप्शन ही 74% दे देता है, ताकि फौरी तौर पर आप उसको टिक करें और जो अपना एक नंबर जाया करें, बल्कि एक नंबर वो गया और 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बार बार बात हो रही थी, वो सुन ले। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, यानी जो एटम आपने कंसिडर किया हुआ है उसके नियरेस्ट जो एटम्स होते हैं, जितने नेबरिंग नियरेस्ट एटम्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स मौजूद है उनका टोटल वॉल्यूम कितना है और उसको डिवाइड कर देना आपने जो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम है उससे। नेक्स्ट जो चीज है वो लेटेस्ट पैरामीटर है। क्यूब के लिए लेटेस्ट पैरामीटर जो है वो है ए इज इक्वल टू एम एन ओवर एन रो।
ये काइंडली वीडियो ऑफ कर दें, एक कैंडिडेट ने वीडियो ऑन की हुई है, वीडियो ऑफ कर दें। एम एन ओवर एन ड्रॉ की पावर 1/3। इसमें एम क्या है, एटॉमिक वेट है, यानी कि जितने भी उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं उन सब एटम्स का मैस, और एन जो है ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, और जो कैपिटल एन है ये एवोगाड्रो नंबर है। अगर आपने ग्राम में लेना है इसको तो फिर इसकी वैल्यू होती है 6.02 10 पावर 23 पर मोल या पर ग्राम, और अगर आपने किलोग्राम में लेना है तो फिर ये होता है 6.02 10 पावर 26 पर किलोग्राम। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये फार्मूला आप कर लें किसी भी यूनिट सेल का लेटेस्ट पैरामीटर, ये क्यूब के लिए है, यानी अगर आपका कोई क्यूब है तो उसका अगर आपने लेटेस्ट पैरामीटर फाइंड करना है तो आपके पास ये फार्मूला है। चीजें मैंने सारी बता दी हैं, आपको गिवन होगी, आपने पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेनी है। इसके अलावा सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्रिक ऑपरेशंस क्या है, किसी भी यूनिट सेल में आपके पास जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो 4 होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, रिफ्लेक्शन और इनवर्स। ट्रांसलेशनल जो है ये आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिट सेल के ऊपर तो उससे प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, यानी आप इनफाइनाइट टाइम जो है ना ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन रोटेशनल, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन ये सिर्फ और सिर्फ आप फाइनाइट टाइम ही करवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करवा सकते, अदरवाइज प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी। ब्रेवस लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अच्छी तरह आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन हर साल आता है, हर टेस्ट में आता है ये कि ब्रेवस लेटर्स कितने हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है, 3 डायमेंशनल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है टू विच एटम्स कैन बी अरेंज्ड इन क्रिस्टल। एटम को क्रिस्टल के अंदर मुख्तलिफ कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने 3 डायमेंशन में एटम को अरेंज करना है क्रिस्टल के अंदर तो वो 14 है, यानी 14 ब्रेवस लेटर्स हैं, और 2 डायमेंशन में अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो फिर 5 है। 14 पॉसिबल सिमेट्रिक ग्रुप हैं, और टोटल आपके पास जो स्पेस ग्रुप है ये 230 है। जिन्होंने थीसिस वगैरह में रिसर्च की हुई है उन्हें पता होगा स्पेस ग्रुप क्या है। तो टोटल जो है वो 230 स्पेस ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से 14 पॉसिबल सिमेट्रिक ग्रुप है। तो ये आपने ब्रेवस लेटर्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 होते हैं, ये तो सबको ही पता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और इस तरह के वो 7 होते हैं, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जबकि जो ब्रेवस लेटर्स हैं वो 14 है। ये जिन्होंने आज जो नए कैंडिडेट आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है वो जरा अपना जो लेफ्ट साइड पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं वहां पे क्लिक करके और वहां सेलुलर डाटा जो है ना वो ऑन करें, शायद वहां से इशू आ रहा है आपका आवाज का। मिलर इंडिसेस की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ 3 नंबर दैट इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन और सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल। ये 3 नंबर्स का एक ग्रुप होता है जो कि प्लेन की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उनको हम एच के और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फैमिली ऑफ डायरेक्शन, फैमिली ऑफ डायरेक्शन को आपने ये ब्रैकेट नोटेशन यूज करनी होती है, इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के एल, ये एक पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस फैमिली में वो डायरेक्शन कौन कौन सी है ये नीचे मैंने एग्जांपल के तौर पे दी है, एच के एल, एच एल के एच एल के, और इस तरह नेगेटिव ऊपर एच नेगेटिव, के नेगेटिव, एल नेगेटिव, इस तरह जितने भी पॉसिबल ओरिएंटेशन बन सकती है वो बनानी है। यानी अगर एक डायरेक्शन की बात करें तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है, और अगर आपने फैमिली ऑफ डायरेक्शन बतानी है तो फिर वो ब्रैकेट नोटेशन इस तरह आएगी, एच के एल। इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर आपने लेटेस्ट पैरामीटर में इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है तो फिर एक्स ओवर ए प्लस वाई और बी प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1 है। ये ए बी सी जो है लेटेस्ट पैरामीटर है, और एक्स वाई जी आपके एक्सिस। अगर आपने इसी इक्वेशन को मिलर इंडिसेस की फॉर्म में लेके जाना है तो फिर आपने इनको रिप्लेस कर देना है, ए बी सी को। ए को आप रिप्लेस करेंगे 1/h से, बी को रिप्लेस करेंगे 1/k से, और सी को आप रिप्लेस करेंगे 1/l से। तो इस तरह जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन नीचे दी हुई है, ये अब आ जाएगी एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जी इज इक्वल टू 1। ये वही इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेकिन अब मिलर इंडिसेस की फॉर्म में है। तो यहाँ से अब आपने याद रखना है कि अगर आपके पास एक्स वाई जी इंटरसेप्ट दिए हुए हो, यानी ए बी सी दिए हुआ, और आपने मिलर इंडिसेस फाइंड करने हो एच के एल, तो आप सिंपली उनका रेसिप्रोकल ले लें, 1/a 1/b 1/c, वो आपके एच के एल आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने इक्वेशन लिखनी है मिलर इंडिसेस की फॉर्म में तो एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जी इक्वल टू 1, यानी जिस तरह का आपको डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन यूज कर लेनी है। अच्छा, अब ये है कि अगर आपके पास एक्स वाई और जी इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो आप वहां से मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड करेंगे। ये दो तीन स्टेप्स हैं, ये जरा देख लें। मसलन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपके पास इंटरसेप्ट्स हैं, एक्स इंटरसेप्ट है 2a, वाई इंटरसेप्ट है 3b और जी इंटरसेप्ट है 6c। तो इनसे आपने मिलर इंडिसेस कैसे बनाने हैं, तो इनका पहले वाले को ए से डिवाइड करें, दूसरे वाले को बी से, तीसरे वाले को सी से, ताकि ये वाले ए बी सी तो खत्म हो जाए। अब आपके पास नंबर रह गया 2 3 6। अब इनके रेसिप्रोकल लेने हैं, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लें, ये जो तीनों नंबर है डिनोमिनेटर में 2 3 6, इनका एलसीएम लेके सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनका एलसीएम 6 आता है, 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3 2 1। तो ये है आपके मिलर इंडिसेस।
2a 3b 6c जो इंटरसेप्ट थे उनके मिलर इंडिसेस आपके पास आ गए हैं 3 2 1। तो ये भी आपने याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। अब पहले एक चीज हमने पढ़ी है, फैमिली ऑफ प्लेन्स, सॉरी फैमिली ऑफ डायरेक्शन। फैमिली ऑफ डायरेक्शन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं और एक डायरेक्शन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब नई चीज आ गई है फैमिली ऑफ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन को आपने करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है HKL। और एक प्लेन जो है उसको आपने जब लिखना है तो वो आपने जो पेरेंथेसिस है छोटी ब्रैकेट जिसे कहते हैं उसमें लिखना है। तो ये थोड़ा नोटेशन याद रखनी है, ये नोटेशन भी पूछी जा सकती है, तो ये आपने लाजमी याद रख लेनी है। इसमें भी वही है कि आपने इनको अल्टरनेट करना होता है, यानी HKL है तो इसको आप HKL HLK LHK और इस तरह जितनी भी पॉसिबल ओरिएंटेशन बन सकती है नेगेटिव में वो सारी की सारी, तभी तो इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्लेन। यानी देखने में आपके पास नंबर एक है HKL, लेकिन इसके अंदर एक पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग नाम से जाहिर है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन द प्लेन। तो एक प्लेन के अंदर दो एटम के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपने फार्मूला लाजमी याद रखना, क्यूब के लिए पूछा जा सकता है। तो DHKL इज इक्वल टू A ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसमें ए जो है ये आपका लेटेस्ट पैरामीटर और HKL आपके मिलर इंडिसेस हैं। ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं FCC BCC सिंपल क्यूब की, तो ये आपने एटम याद रख लेने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एटॉमिक बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स। आपको पता है कि जब भी बॉन्डिंग होती है तो दो किस्म की फोर्सेज जो है वो एटम के दरमियान इंटरेक्ट कर रही होती हैं। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी होती है रिपल्सिव फोर्स। अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाए तो फिर बॉन्ड बन जाता है, और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाए तो बॉन्डिंग नहीं होती। तो वो जो फोर्स होती है वो F नेट इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर। यू आपकी पोटेंशियल एनर्जी है और आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस है, और आर ई जो है इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस वेयर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज बिकम इक्वल। यानी जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज इक्वल हो जाती हैं तो उस वक्त जो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस रह जाता है उसको हम आर ई कहते हैं, और इसे इक्विलिब्रियम सेपरेशन भी कहते हैं। और उस वक्त आपकी जो एफ नेट है वो इक्वल टू माइनस डी यू और डी आर इक्वल टू जीरो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो जाती है, एटम स्टेबल हो जाते हैं। आपको पता है बॉन्डिंग एटम बनाती है इसलिए ताकि वो स्टेबल हो सके, और स्टेबिलिटी में हम बार बार पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है। पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी इन प्लेन, पहले हम वो एक फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, वो था 3 डायमेंशन के लिए जिसमें टोटल एटम्स का वॉल्यूम इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था। तो इसमें आपके पास क्योंकि प्लेन है यानी 2 डायमेंशन है तो लिहाजा हम लेंगे एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ओवर 4 आर स्क्वायर। तो ये आपस में कट के आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी आ जाएगी वो पाई/4 आ जाएगी। वॉइड्स क्या चीज होती है? वेकेंट स्पेस होती है एटम्स के दरमियान। ये मैंने थोड़े से आपको समझाने की कोशिश की है। 3 एटम्स रखे हैं और ये दरमियान में आपको नजर आ रही है स्पेस, हम वाइड कहते हैं। ये दो किस्म की वाइड होती है, ट्रायंगुलर वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड। ट्रायंगुलर वाइड कौन सी होती है? अगर इन्हीं 3 एटम्स के ऊपर अगर मैं एक एटम और रख दूं, अज्यूम करें 3 डायमेंशनल चीज है, थोड़ा समझने में आपको अज्यूम इमेजिन करना पड़ेगा कि ये 3 एटम्स हैं और ये आपको अंदर एक स्पेस नजर आ रही है। जैसे इसके ऊपर आप एक एटम रखेंगे तो अब जो वो एक इनर स्पेस होगी उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर वाइड। और इसी तरह अगर इसी स्पेस के ऊपर आप 4 एटम्स रखते हैं, ये टेट्राहेड्रल, फिर वो जो वाइड होती है उसे हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। और जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं वो एक होती हैं, सॉरी जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती हैं वो एक होती हैं, और जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं वो दो होती हैं। ए टेट्राहेड्रल वाइड सराउंड्स अ स्फीयर। एक स्फीयर जो है उसके अराउंड जो 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं और एक स्फीयर के अराउंड 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती हैं। ये आप कर ले तो ठीक है, ना करना चाहते तो ना करें। ये आज कुछ मैसेज ज्यादा ही आ रहे हैं, आई डोंट नो कि क्या वजह। उसके बाद है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर जो इम्परफेक्शन है 4 टाइप की होती है, पॉइंट इम्परफेक्शन, लाइन इम्परफेक्शन, सरफेस इम्परफेक्शन, वॉल्यूम इम्परफेक्शन। तो पॉइंट इम्परफेक्शन का थोड़ा देख लें, ये होता है रिलेटेड टू 1 और 2 एटम्स, इसे 0 डायमेंशनल भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल एटम, अगर आपके पास जो एक तरतीब में एटम्स अरेंज हैं उनमें अगर कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाए तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एटम। इसी तरह वैकेंसी क्या है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है और उसमें कहीं पे दरमियान में एक एटम मिसिंग आ रहा है तो उसे हम कहते हैं वैकेंसी।
स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन आप फार्मूला देख लें, ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब आपने किसी लार्ज नंबर का फैक्टोरियल लेना होता है। जब लार्ज नंबर का फैक्टोरियल ले रहे होते हैं और फिर उसका आपने नेचुरल लॉग लेना होता है तो हम स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन। यहाँ पे फिर मैं बता दूं ये एन आपका वेरी लार्ज नंबर है। बोल्ट्जमैन इक्वेशन फॉर एंट्रोपी लास्ट टाइम पीपीएससी में ये आया हुआ भी था, तो ये आपने याद रख लेना है। एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। एस एंट्रोपी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, डब्ल्यू आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं। फोनान, जिस तरह फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वांटा है, सिमिलरली जो इलास्टिक वेव्स होती हैं जो कि सॉलिड्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उनका जो क्वांटा है वो फोनान है। दोनों के दोनों जो है वो बोजान है। दोनों की जो स्पिन है वो 1 होती है, और दोनों के दोनों कंजर्व नहीं होते, यानी ये क्रिएट भी होते रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। एनर्जी ऑफ फोनान जो है, जिस तरह फोटॉन की एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच एफ, तो इसकी होती है ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। मोमेंटम फोटॉन को होता है ई इज इक्वल टू पी सी, और इसका मोमेंटम है पी इज इक्वल टू एच कट के। एच कट जो है वो एच ओवर 2 पाई है, तो ये जरा रिलेशन याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फोनान डजंट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, एग्जिस्ट ओनली इन मीडियम। ये फोनान जो है हमेशा मीडियम के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्पेस में आपको नहीं मिलेंगे ये। इसके अलावा ब्रैग लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफएससी में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज एक्स्ट्रा है जो कि एफएससी में नहीं है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दी है। एक तो आपको पता है इसका बड़ा फेमस रिलेशन है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। डी जो है ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स है, और लैम्डा जो है ये वो वेवलेंथ है उस लाइट की जो कि स्कैटर हो रही है, डाइफ्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप क्लियर डाइफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये कंडीशन है एन लैम्डा ओवर 2d इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो आप वाजिया डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जो साथ में राइट साइड पे मैंने एक ब्रैकेट के अंदर, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर एक इक्वेशन लिखी है ब्रैकेट ब्लॉक को वेक्टर फॉर्म के अंदर, जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0। इसमें जी रेसिप्रोकल वेक्टर है, के आपका वेव नंबर है, तो ये वेक्टर फॉर्म में भी ब्रैग इक्वेशन जो है याद कर लें। और एक और बात जो है वो ये है कि आपकी जो ब्रैग इक्वेशन होती है वो लाउस की जो 3 इक्वेशन है उनका कॉन्सिक्वेंस होती है। लाउस की 3 इक्वेशन है, आप गूगल से देख सकते हैं, उनकी जो मोस्ट मतलब जर्नल फॉर्म है या कॉन्सिक्वेंस आप कह लें, वो है ब्रैग लॉ या ब्रैग इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट है रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस में क्या है कि इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, लैटिस वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर, ये थोड़े मैंने यूजेस बता दिए हैं। इसके अलावा रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर को हम ए स्टार, बी स्टार और सी स्टैरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। ए स्टैरिक जो है वो 2 पाई ओवर ए, बी स्टैरिक 2 पाई ओवर बी, सी स्टैरिक 2 पाई ओवर सी। आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास ए बी सी हो तो आप उनके रेसिप्रोकल इस तरह फाइंड कर सकते हैं 2 पाई से डिवाइड करने से। इसके अलावा आप ए स्टैरिक को यूं भी लिख सकते हैं कि 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। ये देखें ऊपर था 2 पाई ओवर ए, और यहाँ पे 2 पाई और आगे आपके पास ये 5 एलिमेंट्स और लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि वो जो ऊपर था 2 पाई ओवर ए, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 ओवर ए की जगह ये सारी चीज आई हुई है बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। यानी अगर एक स्टेरिक ले रहे हैं तो आपने न्यूमिरेटर में ए का नहीं यूज करना, और नीचे तो तीनों सब में तीनों ए डॉट बी क्रॉस सी आ रहे हैं। अगर बी है तो ऊपर बी नहीं यूज करेंगे, सी का ले रहे हैं तो ऊपर सी नहीं यूज करेंगे। और एक और चीज याद रखने वाली वो ये है कि जब भी आप ए स्टेरिक डॉट बी लेते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, ए स्टेरिक डॉट सी लेते हैं आंसर 0 आ जाते हैं, लेकिन जब उसका अपने आप के साथ लेते हैं तो आंसर 2 पाई आ जाता है। सिमिलरली बी स्टेरिक बी डॉट बी वो भी 2 पाई, सी स्टेरिक डॉट सी वो भी 2 पाई आ जाएगा। तो ये रिजल्ट भी लाजमी याद रख लीजिएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं सी वी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी। ई जो है ये इंटरनल एनर्जी है, टी जो है वो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है। अब हमारे पास दो मॉडल हैं, क्लासिकल मॉडल है, आइंस्टाइन मॉडल है, डिबाई मॉडल है, 3 मॉडल हमारे पास। क्लासिकल मॉडल को हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्लासिकल मॉडल जो है वो क्या कहते हैं। ये कहता है जी कि जो मोनोटॉमिक गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT है, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 kT, यानी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है कि जहाँ पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है। अच्छा, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्यूलांग पिटेट लॉ, ये भी स्पेसिफिक हीट से ही रिलेटेड है। सी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये कहता है 3R की इक्वल है, वैलिड फॉर रूम टेम्परेचर। यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये कहता है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड होती है वो 3R की इक्वल होती है, और आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.31। उसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। ये रूम टेम्परेचर के लिए वैलिड है। और अगर आप इंसुलेटर जो है
उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो सी वी प्रोपोर्शनल टू क्यूब के लो टेम्परेचर के लिए, और मेटल के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो प्रोपोर्शनल है सिंपल टी के। आइंस्टाइन का मॉडल, इसकी अजम्पशन देख लें। आइंस्टाइन के मॉडल की अजम्पशन और आगे फिर जो डिबाई मॉडल की अजम्पशन है, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। आइंस्टाइन का मॉडल ये कहता है कि जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स होते हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स के तौर पे होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर, और उनकी एनर्जी जो है ई एन इज इक्वल टू एन एच का टू मेगा की इक्वल होती है, और जीरो पॉइंट एनर्जी जो है वो एच म्यू ओवर टू, म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, जिस तरह हम सिंपल वाली एफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यहाँ पे वो वाली है म्यू। बोल्ट्जमैन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स एन एन ऑफ ईच एनर्जी स्टेट, यानी हर एनर्जी स्टेट में कितने आपके पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर मौजूद हैं, उसको आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एन एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एन ओवर के टी। ये सारी चीजें ऊपर डिस्कस हो गई हैं, बस आपने वैल्यू लगा के नंबर ऑफ ऑसिलेटर फाइंड कर सकते हैं। एन नॉट जो है ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन जीरो एनर्जी स्टेट है। अब आइंस्टाइन मॉडल जो है ये भी स्पेसिफिक हीट के बारे में कहता है कि स्पेसिफिक हीट जो है आपकी हाई टेम्परेचर पे 3R के इक्वल है। ये कहता है हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट जो है वो 3R के इक्वल है, जबकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं क्लासिकल मॉडल में कि आपके रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट थी वो 3R के इक्वल थी। तो ये थोड़ा याद रखें, वो कहता है रूम टेम्परेचर पे CV इज इक्वल टू 3R है, और ये कहता है हाई टेम्परेचर पे CV इज इक्वल टू 3R है। और ये देखें नीचे लिखा है रिजल्ट मैच विद क्लासिकल मॉडल। इसके लिए लो टेम्परेचर के लिए जो CV है वो प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/T। डिमाई मॉडल क्या कहता है? आइंस्टाइन का मॉडल कहता था कि जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर के तौर पर बिहेव करते हैं, लेकिन ये डिबाई कहता है कि ऑल एटम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बट आर इलास्टिकली कपल्ड, यानी इलास्टिकली एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये अजम्पशन याद रख लीजिएगा। इसके अलावा वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट, जो इलास्टिक वेव्स हैं या जिससे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपके पास एक पूरी रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी की। इसके बाद जो CV की वैल्यू ये निकालता है डिबाई मॉडल, ये कहता है कि CV जो है वो 3R के इक्वल है, और डुलांग पेटिट लॉ से ये मैच करता है एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे कहता है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो T क्यूब के प्रोपोर्शनल है। डिबाई फ्रीक्वेंसी थीटा डी जो है इज इक्वल टू H म्यू डी ओवर के, म्यू डी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी, सॉलिड्स के अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो दो वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से और फोनॉन की वजह से। तो फार्मूला दिया हुआ सामने, Q इज इक्वल टू के डी टी ओवर डी एक्स, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, डी टी जो है ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, डी एक्स जो है ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है जिसमें से आपके जो कंडक्शन है वो हो रही है। इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियल वेल, इससे भी एक क्वेश्चन एक दफा बना था, तो लिहाजा ये जरा पोटेंशियल वेल वाले भी जो टॉपिक है इसको अपने अच्छी तरह देखने, मेन चीजें देखनी होती हैं। मसलन मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे चीजें आपने नोट करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन फील्स कांस्टेंट पोटेंशियल दैट इज जीरो पोटेंशियल, यानी क्रिस्टल के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको एक कांस्टेंट पोटेंशियल फील होता है, और वो हम कह सकते हैं कि जीरो पोटेंशियल में होता है। और दोनों जो इसके एंड्स होते हैं, क्रिस्टल के जो एंड होते हैं वहां पे उसको हाई पोटेंशियल फील हो होता है। और ये फिगर भी बनाई है, ये देखिए फिगर आपको एक वेल सा नजर आ रहा है, इस वेल के अंदर जीरो पोटेंशियल है, लेकिन इस वेल के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड दोनों साइडों पे पोटेंशियल जो है वो हाई है। हम यहाँ पे क्या देते हैं कि वो वी नॉट है, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, यानी जीरो से लेस के लिए भी और एक्स इज इक्वल एक्स ग्रेटर देन ए के लिए भी आपके पास हाई पोटेंशियल है, वी नॉट है, और इसके अंदर यानी जीरो से ए के दरमियान आपका जो पोटेंशियल है वो जीरो है। जो हम फंक्शन लेते हैं, वेव फंक्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, जो इस पोटेंशियल वेल के अंदर ऑसिलेट कर रहा होता है, उसके लिए वेव फंक्शन है, ये भी फार्मूला याद रखिएगा, ये भी एक दफा क्वेश्चन आया हुआ था, साई एन इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए। ये जो ए है ये इस पोटेंशियल की विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल की जो विड्थ है वो जीरो से ए तक है, तो साफ जाहिर है कि टोटल विड्थ फिर ए होगी, बाद औकात एल दिया होता है, तो विड्थ अगर एल की फॉर्म है तो फिर आपने नीचे एल लिख देना है। एनर्जी जो है वो एच स्क्वायर के स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम है, और अगर आप इस के को खत्म करना चाहते हैं तो के का फार्मूला सामने दिया हुआ है, एन पाई ओवर ए होता है, तो वहां से आप इसको के से खत्म करके एन की और ए की फॉर्म में लेके जा सकते हैं एनर्जी को, तो ये बनेगा एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर 8 एम ए स्क्वायर। और ये जो ए था इस फंक्शन के साथ, ये भी सुन लें, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये जो वेव फंक्शन के साथ शुरू में ए है, साई एन इक्वल टू ए साइन पाई एन पाई एक्स ओवर ए, ये जो शुरू में कैपिटल ए है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, उस वेव जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो वेव बिहेवियर है, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा उस वेव का वो इस ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ए को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ओवर ए, ये भी याद रखना है। एल दिया हो तो फिर अंडर रूट 2 ओवर एल होगा, यानी ये ए जो है ये आपकी विड्थ है उसकी पोटेंशियल वेल की। इसके बाद फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि आपके पास जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है। जो अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स,
डेंसिटी ऑफ स्टेट्स टेल्स अस हाउ मेनी स्टेट्स एग्जिस्ट एट अ गिवन एनर्जी स्टेट। लेकिन जो ये फर्मी डायरेक्ट फंक्शन है एफ ई जो है, ये हमें बताता है कि हाउ मेनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स एट द एनर्जी ई विल बी फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं जो कि फिल्ड हो सकती हैं। तो एफ इज इक्वल टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस 1। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और वो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन था, वो ये फार्मूला ना भी पता हो तो बंदा कर सकता है। वो पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है जो स्टेट्स होती हैं उनकी फील्ड होने की। तो याद रखें प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और वो उसकी रेंज हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहती है। यानी मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी चीज की 0 हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी चीज की 1 हो सकती है। तो जिस बंदे को ये चीज नहीं भी पता थी, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला नहीं भी पता था, ये नीचे मैंने 3 चीजें दी हुई हैं ऑफ इज इक्वल टू 1 0 1 2, जिसको ये नहीं भी पता, वो सिंपल वो मैथमेटिक्स को यूज करके भी इसका आंसर कर सकता था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से ग्रेटर या 0 हो सकती है, इसी तरह 1 या 1 से लेस हो सकती है। यहाँ पे ये जो 3 चीजें ये आपने लाजमी याद रखनी है कि अगर आपकी जो एनर्जी है वो लेस देन फर्मी एनर्जी हो तो फिर एफ ऑफ ई 1 होता है, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और अगर ई ग्रेटर देन ई एफ हो तो 0, यानी कि कोई भी आपके पास जो है वो स्टेट फील्ड होने वाली नहीं है। और अगर ई जो है वो फर्मी एनर्जी के इक्वल हो जाए तो फिर आपके पास जो आंसर है जो एफ ऑफ ई वो 1/2 है। तो ये तीनों रिजल्ट याद रखने आपने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये एफएससी में हो गया था, ये आप वहां से देख लीजिएगा। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट जो है ये 3 डायमेंशनल फिनोमेना है। इसको समझने के लिए आप यूं समझें कि आपका जो कंडक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में पड़ा हुआ है और आपने उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, और आपने जो मैग्नेटिक फील्ड उसे अप्लाई किया वो अलॉन्ग जी डायरेक्शन में किया हुआ है। अब दो बातें हो गई, जो आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस किया हुआ है, जो पोटेंशियल सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ वो अलॉन्ग जी डायरेक्शन में किया हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में से पास कर रहे होंगे एक साइड से जाने के लिए दूसरी साइड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करता है। तो डिफ्लेक्ट जैसे जब करेगा तो ये सामने देख सकते हैं आप कि आपके इलेक्ट्रॉन एक साइड पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब एक साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और इस तरह ये वोल्टेज क्रिएट हो जाएंगे। जो कंडक्टर है उसके दोनों साइडों पे राइट और लेफ्ट साइड पे वोल्टेज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं हॉल वोल्टेज। और हॉल फील्ड जो है इसका फार्मूला है -1 ओवर एन ई बी एक्स जे बी जी जे एक्स। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई चार्ज है, बी जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग जी डायरेक्शन है, जे जो है करंट डेंसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और नेगेटिव जो है जो वो आप हमने इलेक्ट्रॉन की वजह से लिया। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की बात आप नहीं करते तो आप फिर नेगेटिव को खत्म करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मटेरियल होती है वो दो वजह से होती है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि वो मटेरियल जिनके अंदर अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, और जिनके अंदर अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन मैंने बनाया है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो ये जल्दी जल्दी जरा देख लें, बड़ा आसान सा मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है कि डायमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिनको आप मैग्नेट के जब करीब लाएंगे तो वो रिपेल होंगे मैग्नेट से, और पैरामैग्नेटिक जो है वो स्लाइटली अट्रैक्ट होंगे उस मैग्नेट की तरफ, और फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उस मैग्नेट की तरफ। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर हम इन मटेरियल्स को डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस मटेरियल के अंदर जो है वो एक इंड्यूस फील्ड हो जाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, एक उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने फिगर से आपको दिखाया है कि एक्सटर्नल जो है वो राइट साइड पे है और जो इंटरनल है वो देख सकते हैं वो लेफ्ट साइड पे है। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक है उसमें उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन वेरी वीक होती है। फेरोमैग्नेटिक में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है लेकिन जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेरी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है जो इनसाइड द सब्सटेंस है वो वेरी लो होती है और उसकी आप वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। पैरामैग्नेटिक में वो वैल्यू जो है वो होती पॉजिटिव है लेकिन वेरी लो होती है। फेरोमैग्नेटिक में वो वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन वेरी हाई होती है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो डायमैग्नेटिक के लिए लेस देन 0 है, पैरा के लिए ग्रेटर देन 0 है लेकिन वेरी लो होती है, और फेरो के लिए ग्रेटर देन 0 होती है लेकिन वेरी हाई होती है 10⁻² से माइनस 10⁻² से 10⁻³ तक। इसके अलावा मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डाया का वेरी लो होता है, फेरो का पैरा का जो है वो वेरी लो होता है लेकिन सेम डायरेक्शन में होता है एच के, डाया का अपोजिट डायरेक्शन में होता है एच के। और म्यू बी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो जो है वो वेरी हाई होता है। और आखिर पे अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड